दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पत्थरों में उकेरी गई एक ऐसी कविता की जो सदियों से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाए हुए हैं। जी हां, हमारा विषय है ताजमहल। बस एक पल के लिए यमुना नदी के किनारे उस जादुई सूर्योदय की कल्पना कीजिए। सुबह की हल्की हल्की धुंध, आसमान में आजादी से उड़ते परिंदे और सफेद संगमरमर पर पड़ती सूरज की वो पहली सुनहरी किरण। सच में ये भव्य मुगल वास्तुकला का एक ऐसा नजारा है जो किसी भी आम सुबह को बेहद असाधारण बना देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत इमारत के हर एक पहलू और इसके रहस्यों में गोता लगाते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। यमुना नदी के किनारे पूरी शान और शालीनता के साथ खड़ी ये इमारत ना सिर्फ ईंट या पत्थर का कोई ढांचा मात्र नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये दुनिया के सबसे महान प्रेम प्रतीकों में से एक है। मतलब जरा सोचिए, इतनी गहरी और मजबूत भावना को इतने विशाल और शानदार रूप में कैसे ढाला जा सकता है? ये एक अत्यंत शक्तिशाली और अमर रोमांस का प्रमाण है। सदियों से ये नदी के शांत तट पर यहीं अडिग खड़ा है, बस हमें ये याद दिलाने के लिए कि सच्चा प्यार समय और काल की सीमाओं से कहीं ऊपर होता है। ये सिर्फ इतिहास की कोई पुरानी इमारत नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल जीवंत कहानी है जिसे आज भी पूरी दुनिया महसूस करती है। अब इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही भावुक है। इस मास्टरपीस का जन्म दरअसल एक बहुत ही अकल्पनीय दुख से हुआ था। मुगल सम्राट शाहजहां ने जब अपनी सबसे प्रिय पत्नी मुमताज महल को खो दिया था, तो उन्होंने उस गहरे शोक को एक भौतिक आकार देने का फैसला किया। और देखिए, ये कोई आम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट या शाही महल बनाने की बात नहीं थी। इस सीधे तौर पर एक सम्राट के उस गहरे दुख और अटूट प्यार का नतीजा था जो उन्होंने अपनी बेगम के जाने के बाद महसूस किया था। उसी अथाह शोक को अमर बनाने की चाहत ने इस विशाल परियोजना को जन्म दिया। और बस यहीं से एक ऐसी बेमिसाल प्रेम कहानी ने वास्तुकला का रूप लेना शुरू किया जिसकी कोई दूसरी मिसाल है ही नहीं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि साल 1632 ये सिर्फ एक साल नहीं था, बल्कि आर्किटेक्चर के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत थी। जरा इमेजिन करके देखिए, 20,000 से भी ज्यादा कुशल कारीगर और मजदूर दिन रात एक करके उन भारी भरकम सफेद पत्थरों को तराश रहे हैं। मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी और उनकी पूरी टीम शाही डिजाइनों को कागज से जमीन पर उतार रही थी, और खुद सम्राट शाहजहां हर एक चीज की बहुत ही बारीकी से जांच कर रहे थे। और आपको पता है, निर्माण सामग्री को ढोने के लिए 1,000 से भी ज्यादा हाथियों के इस्तेमाल किया गया था। मतलब असीमित प्रयास और बेजोड़ इंजीनियरिंग का एक ऐसा अद्भुत तालमेल जिसने इस असाधारण ढांचे की मजबूत नींव रखी। और अगर इसके डिजाइन की बात करें तो ये किसी एक संस्कृति या परंपरा तक सीमित बिल्कुल नहीं है। इसमें फारसी मेहराबों, इस्लामी गुंबदों और भारतीय डिजाइन्स का एक ऐसा जबरदस्त और अनोखा मिक्स देखने को मिलता है ना, जिसने इसे एक ग्लोबल मास्टरपीस बना दिया। ये अलग अलग सांस्कृतिक कलाकृतियों का एक ऐसा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो उस दौर की एकदम प्रोग्रेसिव सोच को दिखाता है। इन तीनों विशाल शैलियों के इसी मिलावट ने ना सिर्फ इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाए हैं, बल्कि इसे एक ऐसी अनोखी पहचान भी दी है जो इसे दुनिया की किसी भी दूसरी इमारत से एकदम अलग खड़ी करती है। यही वजह है कि आज के विशेषज्ञ भी इसके डिजाइन को देखकर हैरान रह जाते हैं। अब अगर हम इसे बाहर से देखें तो इसकी समरूपता, यानी इसकी सिमेट्री, सच में दिमाग को अचंभित कर देती है। वो मुख्य गुंबद और उसके चारों तरफ बने बिल्कुल परफेक्ट सममित उद्यान आंखों को एक गजब का सुकून देते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट बताता हूं। इसके चारों मीनारों को जानबूझकर हल्का सा बाहर की तरफ झुकाया गया था। क्यों? ताकि अगर कभी कोई शक्तिशाली भूकंप आए तो वो मीनारें मुख्य गुंबद पर गिरने के बजाय बाहर की तरफ गिरें। है ना कमाल की सोच? समरूपता और इंजीनियरिंग का इतना बारीक ध्यान रखा गया है कि हर एक कोना, हर एक रास्ता और वो सामने बना विशाल रिफ्लेक्शन पूल इस मुख्य इमारत की भव्यता को कई गुना बढ़ा देता है। और जैसे ही हम इसके अंदर कदम रखते हैं ना, तो समर्पण या डिवोशन का असली मतलब पूरी तरह से जीवंत हो उठता है। ये एक ऐसा गहरा लगाव और प्रेम है जिसे असाधारण शिल्प कौशल के जरिए मानो एक जीता जागता भौतिक रूप दे दिया गया हो। अंदर के उस एकदम शांत और शांतिपूर्ण माहौल में हर एक दीवार, हर एक मेहराब और पत्थर पर की गई हर एक नक्काशी इसी अटूट समर्पण की एक खामोश लेकिन बेहद असरदार कहानी सुनाती है। ये सच में सिर्फ तराशे हुए पत्थरों को जोड़कर बनाई गई कोई आम जगह नहीं है। ये एक ऐसा पवित्र और खास स्थान है जहां इंसानी जज्बातों को कला के जरिए हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से तब दिखती है जब प्राकृतिक रोशनी और इंसानी कला का ये बेहतरीन तालमेल हमारे सामने आता है।
सफेद संगमरमर की उन जटिल जारीदार स्क्रीन से छन कर आती हुई धूप अंदर के गलियारों में जो जादुई असर पैदा करती है, वो बस देखते ही बनता है। दीवारों पर की गई पच्चीकारी यानी पिएट्रा ड्यूरा कला, जिसमें कई कीमती पत्थरों को फूलों के आकार में जड़ा गया है, प्रकाश के इस खेल में बिल्कुल निखर उठती है। इसके साथ ही काले संगमरमर से की गई बेहद खूबसूरत कैलीग्राफी इस रोशनी में और भी स्पष्ट हो जाती है। धूप और परछाइयों का ये गजब का खेल एक ऐसी कालातीत खूबसूरती बुलाता है जिससे नजरें हटाना सच में नामुमकिन सा लगता है। अब जरा इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर आज के आधुनिक समय में आएं तो ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के 7 अजूबों में से एक के रूप में पूरे गर्व के साथ खड़ा है। जरा तारों से भरे आसमान और चांदनी रात के नीचे चमकते इस संगमरमर के हवाई दृश्य के बारे में सोचिए। ये ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी ही दुनिया का नज़ारा हो। दुनिया भर से हर साल लाखों अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट इसे अपनी यादों और कैमरों में कैद करने यहाँ आते हैं। ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता की एक ऐसी अनमोल धरोहर है जिसने समय की हर कसौटी पर खुद को साबित किया है और आज की इस तेज तरार दुनिया को भी अपने ऐतिहासिक आकर्षण से बांधा रखा है। तो दोस्तों, आखिर में ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। आधुनिक समाज आखिर ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि हम इतिहास, कला और प्यार के ऐसे शाश्वत प्रतीकों को प्रदूषण और समय की मार से हमेशा बचा कर रखें? सूर्यास्त के समय उस सुनहरे और भव्य आसमान के नीचे इस संरचना को दूर से देखते हुए ये गहराई से एहसास होता है कि ये वो जगह है जहां इतिहास और कला मिलकर हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। ऐसी अद्वितीय धरोहर को संजोना आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज हमने इसकी गहराई को समझा, लेकिन इसके संरक्षण का सवाल एक ऐसा विषय है जिस पर हम सभी को बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए।